Hello students and my dear friends, I am Dr. Shalini Shukla and today is 10th of November 2021, Wednesday. Inspiration of the day is, it is better to fail in originality than to succeed in imitation. In today's discussion, we are going to cover these articles. So let us start with article number 1 given on page number 1. Phased auction to hit rollout of 5G GO2 dot. So Reliance Jio has opposed a move that is actually under consideration by Department of Telecommunication. So which proposal related to 5G services is under consideration? Basically, Government of India is considering to fragment the crucial millimeter wave bands, that is wave. For what? For 5G services in order to meet out the claims of satellite communication service providers. So what are these satellite communication service providers? It is actually OneWeb and Elon Musk Starlink. So these companies are actually hitting the satellite space market in India, and that is why they are continuously requesting the government of India for different kind of support. So among all type of support, one of the very important claim that satellite communication service providers are asking from government of India, that is the 5G स्पेक्ट्रम वेव एलोकेशंस, इसको हम बोल सकते हैं मिलीमीटर वेव बैंड जो हैं जो एलोकेट होने वाली हैं 5G सर्विसेज प्रोवाइडर को, या हम बोले इंडिया में टेलीकम्युनिकेशन सर्विस प्रोवाइडर को 5G सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए जो बैंड विथ एलोकेट होने वाली है, उसी बैंड विथ में से जो ये सैटेलाइट कम्युनिकेशन सर्विस प्रोवाइडर हैं, इन्होंने भी कुछ बैंडविड्थ की रिक्वायरमेंट प्रेजेंट करी है, क्लेम किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, और इसी के तहत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज नाउ कंसीडरिंग टू ऑफर ओनली 24.5 to 28.5 gigawatts in case of 5G services फॉर टेलीकम्युनिकेशन प्रोवाइडर्स. जो कि रिमेनिंग पार्ट है, जो रिमेनिंग बैंडविड्थ है, दे आर कंसीडरिंग इट टू ऑफर टू all satellite communication service players that are making an entry into India, like OneWeb. OneWeb is backed by Bharti Airtel, Sunil Mittal's OneWeb, and Starlink is backed by Elon Musk. तो सीधा सीधा ये बोल रहे हैं कि जो बैंड विथ थी 5G सर्विसेज को प्रोवाइड करने के लिए, जो पूरी बैंड विथ टेलीकम्युनिकेशन सर्विस प्रोवाइडर को ऑक्शन करी जा रही थी, अब उसमें से बंटवारा कर दिया गया है. केवल 24.5 से 28.5 गीगावाट्स वेव बैंड जो है वो 5G मोबाइल ऑपरेटर्स को दिए जाने का कंसिडरेशन है, इंस्टेड ऑफ 3GPP स्टैंडर्डाइज बैंडविड्थ, जैसे कि जापान में, साउथ कोरिया में, नॉर्वे में, ताइवान में यूज़ होती हैं, जहाँ पर 5G सर्विसेज ऑलरेडी चल रही हैं. तो टेलीकम्युनिकेशन सर्विस प्रोवाइडर का कहना है कि इंस्टेड ऑफ ऑक्शनिंग ओनली 24.5 to 28.5 gigahertz bandwidth, government of India should try to consider the auction of 3GPP standardized bandwidth, which is up to 29.5 gigahertz. और यही जो कंट्रीज़ हैं जहाँ पर ऑलरेडी 5G सर्विसेज चल रही हैं, वहाँ पर यही स्टैंडर्डाइज बैंडविड्थ ही यूज़ हो रही है. तो इंडिया में अगर इससे कम बैंडविड्थ का ऑक्शन किया जाता है इन for 5G services, in that case this particular phased auction or this amount of auction is actually going to hit the rollout of 5G services in India, क्योंकि फिर उतनी एफिशिएंटली, उतनी स्पीड से 5G सर्विसेज इंडिया में रोल आउट नहीं हो पाएंगी इस बैंडविड्थ पे. और स्पेशली इसमें किसका कंसर्न है? जियो कंपनी का कंसर्न इस पर ज़्यादा है. इंस्टेड ऑफ 1 गीगाहर्ट्ज बैंड विल बी ईयर मार्क्ड ओनली फॉर सैटेलाइट कम्युनिकेशन प्रोवाइडर. तो 29.5 तक गीगा हर्ट्स तक की बैंडविड्थ जो है वो टेलीकम्युनिकेशन सर्विस प्रोवाइडर्स मांग रहे हैं, बट गवर्नमेंट ने कहा है कि 28.5 गीगाहर्ट्ज तक ही प्रोवाइड की जाएगी. जो रिमेनिंग 1 गीगाहर्ट्ज है, दैट विल बी प्रोवाइडेड टू सैटेलाइट कम्युनिकेशन सर्विस कंपनीज, जिसको लेकर के जियो ने अपोज किया है. जियो ने कहा है कि जो स्टैंडर्डाइज बैंडविड्थ है, उस स्टैंडर्डाइज बैंडविड्थ के तहत आप हमें ऑक्शन करें, अदरवाइज
The total spectrum availability for mobile operators in 5G in wave bandwidth will be sustainably reduced, and definitely it is going to affect the 5G rollout into India. तो DOT को इन्फॉर्म किया है जियो ने कि अगर ये प्रपोजल फाइनल होता है तो डेफिनेटली इंडिया जो है अदर कंट्री से 5G रोल आउट के केस में बिहाइंड हो जाएगा. तो जियो हैज़ crucially और strongly oppose the fragmentation of the millimeter waves, जो कि अभी फ़िलहाल के लिए अंडर कंसिडरेशन है. और इसके अलावा जियो ने यह भी कहा है जो ऑप्शन हो रहा है फेज वाइज्ड मैनर में कि पहले फर्स्ट मिड बैंड का ऑप्शन किया जाएगा, देन मिलीमीटर वेव्स का ऑप्शन किया जाएगा. ऐसा भी नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे भी जो फेज वाइज ऑप्शन होंगे इससे भी 5G सर्विसेज का रोल आउट इम्पैक्ट होगा. अब प्राइसिंग को लेकर के भी जियो का अपना रिजर्वेशन है. जियो का एक कहना है कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव प्राइस पर सैटेलाइट कम्युनिकेशन सर्विस प्रोवाइडर्स को बैंडविड्थ प्रोवाइड करी जा रही है उस एडमिनिस्ट्रेटिव प्राइस पर ना प्रोवाइड करी जाए, जबकि जैसा कि ऑक्शन होता है बैंडविड्थ के लिए वैसा ही ऑक्शन उनके लिए भी हो. जैसा 5 टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज ऑक्शन से इनको बैंडविड्थ मिलता है वैसा ही ऑक्शन सैटेलाइट कम्युनिकेशन सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए भी किया जाए, इंस्टेड ऑफ प्रोवाइडिंग देम स्पेक्ट्रम ऑन द बेसिस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव प्राइसेस. तो कई सारे जो प्रपोजल में क्लॉजेज हैं, जो रिकमेंडेशन हैं, उसको जियो ने अपोज किया है और ये कहा है कि अगर ये प्रपोजल एज इट इज सेम फॉर्मेट में एक्सेप्ट हो जाता है तो दैट इज डेफिनेटली गोइंग टू इम्पैक्ट द 5G रोल आउट सर्विसेज इन इंडिया. अपार्ट फ्रॉम इट पेज नंबर 2 पे एक और न्यूज़ दी हुई है दैट इज़ रिलेटेड टू द टेलीकम्युनिकेशन कंपनी एयरटेल. तो उस न्यूज़ को भी हमने इसी सेक्शन में कवर करने की कोशिश करी है. व्हाट इज़ द न्यूज़? फेसिंग हर्डल इन सेटिंग अप नेटवर्क एयरटेल टू डॉट. सो भारतीय एयरटेल ने डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन को बोला है कि भारतीय एयरटेल सीरियस चैलेंजेस फेस कर रहा है. किस लिए सीरियस चैलेंजेस फेस कर रहा है? इन नेटवर्क डिप्लॉयमेंट एंड इन enhancing its services owing to the DOT failure to clear its request for additional microwave access carrier for backhaul in various circle. तो बहुत ज़्यादा टेक्निकल डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है इस न्यूज़ के कि DOT ऐसा क्या कर रहा है. सिंपली एयरटेल जो है वो अपना नेटवर्क का जो सर्किल है, स्कोप है, कवरेज है वो इंक्रीज़ करना चाहता है और इसके लिए एयरटेल को बहुत सारे नेटवर्क डिप्लॉयमेंट करने हैं, टावर लगाने होंगे, बहुत सारे जो टेक्निकल निटी गिटी होते हैं वो करने हैं. लेकिन डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर की वजह से, क्योंकि जो रिक्वेस्ट आप कहीं भी अगर टावर लगा रहे हैं, बीइंग अ टेलीकम्युनिकेशन कंपनी, आप कहीं पर भी अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, यू नीड टू हैव द प्रॉपर क्लियरेंस फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन. और सीधी सी बात, वो क्लियरेंस डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन से एयरटेल को नहीं मिल रहा है ऑन टाइम, जिसकी वजह से जो एयरटेल है वो अपना नेटवर्क डिप्लॉयमेंट नहीं कर पा रहा, अपना जो नेटवर्क का कवरेज है वो नहीं इंक्रीज कर पा रहा इनटू वेरियस सर्कल्स. तो एडिशनल माइक्रोवेव एक्सेस करियर का जो रिक्वेस्ट होती है वो DOT को डाली जाती है और DOT जो होता है वो उस रिक्वेस्ट को क्लियर करता है और इसी के बाद से जो टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज हैं दे कैन डिप्लॉय देयर नेटवर्क. So DOT has not cleared its request for more additional microwave access, and which is creating hurdle for Airtel. And this is despite the fact that 70% of the backhaul capacity is unutilized with DOT. और एयरटेल का कहना है कि एक तो एयरटेल को भी इससे नुकसान हो रहा है, इसके अलावा गवर्नमेंट का जो रिवेन्यू लॉस है वो भी हो रहा है. गवर्नमेंट वुड हैव अर्न लार्ज अमाउंट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम एलोकेटिंग दिस 70% अनयूटिलाइज्ड बैकऑल कैपेसिटी, एंड नॉन एलोकेशन इज डेफिनेटली इम्पैक्टिंग द नेटवर्क क्वालिटी इन इंडिया एज वेल. तो एयरटेल ने ये एलिगेशन लगाया, यहाँ पे कहते हैं कि 70% अनयूटिलाइज है, आपके पास जो माइक्रोवेव कैरियर हैं, एक्सेस कैरियर है, केवल 30% का यूटिलाइजेशन है और इसके बाद भी जब आपका एक मेजर सिग्निफिकेंट पार्ट अनयूटिलाइज है, देन व्हाई यू आर नॉट एलोकेटिंग इट सो दैट द रेवेन्यू ऑफ द गवर्नमेंट विल इम्प्रूव, सर्विस क्वालिटी ऑफ बाय टेलीकम्युनिकेशन सर्विस प्रोवाइडर विल इम्प्रूव, एज वेल एज द नेटवर्क क्वालिटी विल इम्प्रूव. तो लेट्स सी हाउ DOT विल रिस्पॉन्ड ऑन इट. फिलहाल के लिए एयरटेल ने
रिक्वेस्ट करी है DOT से। आप देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 2 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 4। मनरेगा नीड्स ₹32K crore more to meet demand। तो जिस तरह से महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, जिसको हम मनरेगा भी बोलते हैं, जिस तरह से कोविड-19 के बाद से मनरेगा में जॉब डिमांड बढ़ रही हैं, उसको देखते हुए सिविल सोसाइटी के जो एक्टिविस्ट हैं, एक्सपर्ट्स हैं, उनका ये कहना है कि देयर इज़ अ रिक्वायरमेंट ऑफ एडिशनल फाइनेंशियल सपोर्ट और अप्रॉक्सीमेटली 32,000 करोड़ या उससे ऊपर का जो फाइनेंशियल सपोर्ट है वो रिक्वायर्ड है इन ऑर्डर टू इम्प्लीमेंट द मनरेगा टू सपोर्ट द डिमांड। तो जिस तरह से वर्क डिमांड बढ़ रही है मनरेगा में आफ्टर कोविड-19, क्योंकि बहुत सारा रिवर्स माइग्रेशन हुआ, उसको देखते हुए कम से कम 32,000 करोड़ के फाइनेंशियल सपोर्ट की ज़रूरत है ओवर एंड अबव 73,000 करोड़ दैट हैज़ बीन एलोकेटेड इनटू दिस फाइनेंशियल ईयर बजट। तो इस बार के बजट में मनरेगा को 73,000 करोड़ का एलोकेशन हुआ था, लेकिन ये एलोकेशन भी सफिशिएंट नहीं है इन ऑर्डर टू मीट आउट द डिमांड or work demand from Manrega, and considering that demand for the work is expected to rise further in the month of January and March period, जो कि आगे आने वाला है, उसमें ऐसा एंटिसिपेट किया जा रहा है कि अभी जो कंटिन्यूसली बढ़ रहा है और जनवरी और मार्च में ये जो डिमांड है, वो जॉब डिमांड है, ये और ज़्यादा बढ़ेगी। और कुछ एलोकेशन जो है पिछले साल का भी बाकी है जो कि नहीं किया गया है। तो उस सब को कैलकुलेट करते हुए जो एक्सपर्ट्स हैं, एक्टिविस्ट हैं, उनका ये कहना है कि इस आगे आने वाले बजट में, जो आगे आने वाला फाइनेंशियल ईयर का बजट है, उसमें कम से कम मिनिमम 50,000 करोड़ का एडिशनल सपोर्ट प्रोवाइड करना चाहिए गवर्नमेंट को इन ऑर्डर टू मीट द जॉब डिमांड अंडर मनरेगा। In both scenario, if government decides to provide additional financial support to Manrega, in that case, the allocation to this scheme can once again reach the 1 trillion। 1 ट्रिलियन का allocation गवर्नमेंट को करना पड़ेगा अगर गवर्नमेंट इन सारे कंसीडरेशन को एक्सेप्ट करता है और एडिशनल फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करता है मनरेगा के तहत। और अगर हम बात करें फाइनेंशियल ईयर 21 की, अराउंड 1.11 ट्रिलियन वाज एलोकेटेड फॉर मनरेगा टू मीट राइजिंग डिमांड फॉर द वर्क अंडर द स्कीम, क्योंकि उस समय रिवर्स माइग्रेशन बहुत ज़्यादा हुआ था, आपको पता होगा। रिवर्स लेबर माइग्रेशन बहुत ज़्यादा हुआ था। ऐसे लेबर्स जो कि मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में काम कर रहे थे, दे हैड रिटर्न टू देयर विलेजेस, और वहाँ पर इसीलिए मनरेगा पर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ा था कि लोकली उनको जॉब प्रोवाइड करी जाए। और उसके बाद से कंटिन्यूसली ये जो नंबर है मनरेगा का पर जॉब डिमांड का, ये बढ़ता ही जा रहा है। एंड दिस इज़ द मनरेगा फाइनेंशियल पोजीशन एज ऑफ नवंबर 9 इन टर्म्स ऑफ करोड़ into different states। So आंध्र प्रदेश में टोटल अवेलेबिलिटी कितनी है, इसके बाद टोटल एक्सपेंडिचर का ये डेटा है इंक्लूडिंग द पेमेंट ड्यूज। जो पेमेंट ड्यूज हैं, अभी होता क्या है मनरेगा में, या तो जॉब प्रोवाइड करी जाती है, काम प्रोवाइड किया जाता है 100 दिन का, या फिर 100 दिन का भत्ता प्रोवाइड किया जाता है लेबर्स को। तो दोनों में से एक ऑप्शन होते हैं। तो होता क्या है, कई बार जॉब हो जाती है, जॉब दे दी जाती है, बट चूँकि फंड एलोकेशन नहीं हो पाता या फंड डिसबर्समेंट नहीं हो पाता, तो उन जो लेबर्स हैं उनको सैलरी या उनका जो वेजेस हैं वो पे नहीं हो पाती, तो वो ड्यू बना रहता है, किसी भी फॉर्मेट में ड्यू रहता है, वो पे करना होता है। तो दिस इज़ द टोटल अवेलेबिलिटी, एलोकेशन कितना हुआ और इसके बाद कितना अमाउंट ड्यू है, एंड व्हाट इज़ द नेट बैलेंस दैट इज़ अवेलेबल विद ईच स्टेट। तो आंध्र प्रदेश जो है वो निगेटिव, और सबसे ज़्यादा निगेटिव बैलेंस में चल रहा है, अप्रॉक्सीमेटली 2,973 करोड़ का निगेटिव बैलेंस है, ये हम कह सकते हैं ड्यूज हैं आंध्र प्रदेश में ऑन मनरेगा स्कीम। और अगर हम सबसे नीचे जाएं तो दैट इज दादरा एंड नागर हवेली इज ऑन 0। व्हाई? बिकॉज देयर वाज नो एलोकेशन एंड नो ड्यू। तो फिर भी जहां पर एलोकेशन हुए हैं, अगर उन स्टेट्स को देखें तो लक्षद्वीप, दमनदीप और दादरा नगर हवेली को छोड़ करके अंडमान निकोबार में भी पॉजिटिव बैलेंस देखने को मिलेगा आपको, त्रिपुरा में भी पॉजिटिव बैलेंस देखने को मिलेगा, नागालैंड में भी पॉजिटिव बैलेंस देखने को मिलेगा। इसके अलावा
अगर हम छोटे छोटे स्टेट्स को, गोवा में भी पॉजिटिव वायलेंस है, छोटे छोटे स्टेट्स को छोड़ दें या यूटीज़ को छोड़ दें, तो मेजर स्टेट्स और यूटीज़ में मनरेगा स्कीम और मनरेगा एडमिनिस्ट्रेशन इज़ अंडर निगेटिव बैलेंस, यानी उन पर ड्यूज़ हैं। और इसीलिए इन्हीं सबको देखते हुए एक्सपर्ट्स और सिविल सोसाइटीज़ का कहना है कि इस टाइम एलोकेशन को बढ़ाना पड़ेगा और 1 ट्रिलियन से ज़्यादा का एलोकेशन हो सकता है और करना चाहिए गवर्नमेंट को फॉर अपकमिंग फाइनेंशियल ईयर। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 3 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 8। नाउ अ ग्लोबल इंडेक्स टू मेजर रेजिलियंस टू क्लाइमेट चैलेंज। हम सभी को पता है COP 26 चल रही है जो कि 12 नवंबर तक चलेगी। इसी COP में कई सारे मेजर डिसीजन लिए गए हैं। हालांकि इंडिया की बात करें तो इंडिया इज़ नॉट वेरी हैप्पी विद दिस COP 26। अभी हम आगे डिस्कस करेंगे इस न्यूज़, क्योंकि इंडिया कोई बहुत ज़्यादा इंथुजियास्टिक नहीं रहा इस पर्टिकुलर COP 26 के बारे में। क्यों? फिलहाल के लिए ये न्यूज़ देख लेते हैं। 10 global organizations with partial fundings and in-kind contribution from insurance sector and partner institutions have launched a global resilience इंडेक्स इनिशिएटिव, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम GRI बोलेंगे। तो ग्लोबल रेजिलियंस इंडेक्स इनिशिएटिव लॉन्च किया है अप्रॉक्सीमेटली 10 ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन और उनके पार्टनरिंग फंडिंग ऑर्गेनाइजेशंस ने मिलके एट 2021 यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में COP 26 भी बोल रहे हैं। यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस COP 26 जो कि 2021 में हुई है। क्यों ये इंडेक्स लॉन्च करी? नाम से ही पता चल रहा है, ग्लोबल रेजिलियंस इंडेक्स इनिशिएटिव। दिस पर्टिकुलर इंडेक्स विल प्रोवाइड अ ग्लोबली कंसिस्टेंट मॉडल, एक स्टैंडर्डाइज कंसिस्टेंट मॉडल प्रोवाइड करेगी ये इंडेक्स, जिसके तहत क्या मेजर किया जाएगा? दिस पर्टिकुलर इंडेक्स विल असेस द रेजिलियंस ऑफ व्हाट? रेजिलियंस across all sectors and geography. What is the meaning of resilience? Resilience has been used to describe the people and system that bounce back from the negative experience and disturbance. कितना मजबूत है, कितना लचीला, कितना सामर्थ्यफुल है। अगर हिंदी में बोलें कितना सामर्थ्य है किसी पर्टिकुलर सिस्टम में, इंडिविजुअल में, इसको हम फ्लेक्सिबिलिटी के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बट येस, फ्लेक्सिबिलिटी इज समथिंग डिफरेंट फ्रॉम रेजिलियंस। बट येस, एक कॉमन बोलचाल की भाषा में वी कैन से कितना फ्लेक्सिबल है, कितना सामर्थ्य है किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल में, सेक्टर में, कंट्री में, कि वो नेगेटिव एक्सपीरियंसेस या डिस्टर्बेंस से बाउंस बैक कर सकें। तो ये जो GRI इंडेक्स है, ग्लोबल रेजिलियंस इंडेक्स, दिस विल मेजर द रेजिलियंस ऑल अक्रॉस द सेक्टर, and for that it will be using the cross sector risk modeling experience, including the public private partnership between the government, academia, insurance, engineering and many other sector. तो अभी फ़िलहाल के लिए बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं है इस ग्लोबल रेजिलियंस इंडेक्स में। प्रॉबली जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है, ये इंडेक्स इस बात को मेजर करेगी जो डिफरेंट सेक्टर्स हैं वो क्लाइमेट रिलेटेड जो नेगेटिव चेंजेस हैं उनसे कैसे इम्पैक्ट हो रहे हैं और कितनी जल्दी उस नेगेटिव चेंज से, नेगेटिव इम्पैक्ट से ओवरकम हो रहे हैं, कितना रेजिलियंट हैं उस इन्वायरमेंट और क्लाइमेट चेंज को लेकर के। अगर हम बात करें पार्टनरिंग, जो पैटर्न्स हैं, जो इंडिविजुअल्स हैं, एक्सपर्ट हैं जो इस पर्टिकुलर इनिशिएटिव को सपोर्ट कर रहे हैं, तो बहुत रेनाउंड इंडिविजुअल्स हैं। UN के स्पेशल एनवॉय जो क्लाइमेट चेंज के लिए हैं, मामी है, बहुत सारे, अगर आप देखिए जनरल सेक्रेटरी UN के हैं डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन, UNDRRG जिनको बोलते हैं, एरिक एंडरसन प्रेसिडेंट हैं जो एऑन के, कई सारे फेमस पर्सनालिटी इस पर्टिकुलर इंडेक्स में पैटर्न का काम करेंगे। पैटर्न मीन्स संरक्षण, जो अपने आइडियाज़ देंगे और कैसे GRI इंडेक्स को बनाया जाए, कौन कौन से पैरामीटर्स यूज़ किए जाएँ, कैसे इसको एक अच्छी मेथडोलॉजी बना के फॉर्म में अच्छी रैंकिंग मेथडोलॉजी डेवलप करी जाए इन ऑर्डर टू measure the resilience all across the sector, not only for one country, not only for one sector, but all across the sector. इससे क्या होगा, कैसे सेक्टर्स में इंटीग्रेशन बढ़ेगा, जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कंट्रीज हैं, दे विल वर्क अपॉन टू इंक्रीज देयर रेजिलियंस इन ऑर्डर टू मिटिगेट द नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज और एक्सट्रीम वेदर। Among organizations that have come together to launch this GRI are UNDRR, Insurance Development
Forum, University of Oxford, Coalition for Disaster Resilience Infrastructure, Coalition for Climate Resilience Investment, UK Center for Green Finance Investment, British Risk and Insurance Advisory Company. तो आप देख सकते हैं अपार्ट फ्रॉम पैट्रन्स, अपार्ट फ्रॉम एक्सपर्ट्स फ्रॉम डिफरेंट डोमेन, कई सारे जो ऑर्गेनाइजेशंस, 10 ऑर्गेनाइजेशंस मैंने बोला है ना, 7 आए, इसमें कई सारे इंश्योरेंस ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं, क्लाइमेट रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं. दे ऑल आर नॉट गोइंग टू क्रिएट दिस इंडेक्स. अभी फिलहाल के लिए ये इंडेक्स कैसे बनेगी बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं है, बट येस, वंस इट इज डेवलप और कंट्रीज मेजर होंगे, देन दिस पर्टिकुलर इंडेक्स विल बी यूज टू मेजर द रेजिलियंस, स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्ट्रॉन्ग बाउंस बैक कैपेसिटी ऑफ डिफरेंट सेक्टर. अगर अब हम देखें इसके अलावा, ये जो कॉलम है ये इस न्यूज़ को भी कवर करता है कि इंडिया ने किसी भी तरह का एक्शन एजेंडा एग्रीकल्चर पर साइन नहीं किया है. द सेंटर ऑन ट्यूसडे क्लैरिफाइड दैट इंडिया हैज़ नॉट साइन अप टू सस्टेनेबल एग्रीकल्चर पॉलिसी एक्शन एजेंडा. आपको याद हो तो हमने डिस्कस भी करी थी ये न्यूज़. इवन इंडिया ने इसका इनिशिएटिव लिया था कि इंडिया विल ट्राई टू इंक्रीज द सस्टेनेबिलिटी ऑफ इस एग्रीकल्चर फार्मिंग एक्टिविटीज़. जो एग्रीकल्चर फार्मिंग एक्टिविटीज़ से जो क्लाइमेट को नुकसान हो रहा है, कितना परसेंट हमने डिस्कस भी किया था, 14% का जो कंट्रीब्यूशन है ग्रीन हाउस गैसेस का, वो इंडिया में एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ या फार्मिंग एक्टिविटीज़ के थ्रू होता है. एंड दैट इज़ वाई इंडिया वॉज एक्चुअली कमिटिंग, इंडिया ने अभी फिलहाल के लिए कहीं साइन नहीं किया है कि इंडिया अपनी एग्रीकल्चर और फार्मिंग एक्टिविटीज़ को ज़्यादा सस्टेनेबल और इन्वायरमेंट फ्रेंडली बनाएगा. बट इंडिया ने किसी भी तरह का एग्रीमेंट जो कि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर पॉलिसी एक्शन एजेंडा था उस पर साइन नहीं किया. मे बी इंडिया के कुछ रिजर्वेशंस होंगे इस पर्टिकुलर एक्शन को, इस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट को लेकर के. तो द क्लैरिफिकेशन वाज इशूड बाय यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री फॉलोइंग द मीडिया रिपोर्ट्स दैट इंडिया हैड साइंड फॉर द एजेंडा. मीडिया में रिपोर्ट आ रही थी, बट यस, उन्होंने क्लियर कर दिया कि इंडिया ने अभी एग्रीकल्चर और फार्मिंग को लेकर के कोई भी एजेंडा साइन नहीं किया है. क्यों? क्योंकि इंडिया में एग्रीकल्चर इज़ वेरी सिग्निफिकेंट पार्ट, अपार्ट फ्रॉम इट इज़ वेरी सेंसिटिव ऑल्सो. एग्रीकल्चर से रिलेटेड किसी भी पॉलिसी को बनाने में कई बहुत ज़्यादा इंडिया को, गवर्नमेंट को रेजिलियंस फेस करना पड़ता है, रेजिस्टेंस फेस करना पड़ता है, और जैसा कि हम फार्मिंग लॉ के केस में देख ही रहे हैं. सो दैट इज़ वाई यूनियन मिनिस्ट्री हैज़ क्लेरिफाइड इट दैट इंडिया हैज़ नॉट साइंड एनी agenda on agriculture, but yes, India will try to make its agriculture and farming practices more sustainable. But yes, क्यों साइन नहीं किया? क्योंकि अगर सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस की तरफ इंडिया मूव करेगा तो दैट एग्रीकल्चर में बिकम कॉस्टली अफेयर. फार्मर्स की इनकम या उनकी फाइनेंशियल पोजीशन पर फ़र्क पड़ेगा, बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होंगे फार्मर्स. दैट इज़ वाई इंडिया ने अभी किसी भी तरह का लीगल ऑब्लिगेशन नहीं लिया है इस चीज़ को लेकर के. अब देख लेते हैं सम अदर न्यूज़. इंडिया डिसअपॉइंटेड विद COP26 टॉक्स. सो ब्लेमिंग द डेवलप्ड वर्ल्ड फॉर नॉट मीटिंग द क्लाइमेट फाइनेंशियल टारगेट, इंडिया हैज़ एक्सप्रेस डीप डिसअपॉइंटमेंट. एज आई डिस्कस प्रीवियसली, इंडिया बहुत ज़्यादा हैप्पी नहीं है COP26 की टॉक से. क्यों? क्योंकि इंडिया का जो बेसिक एजेंडा था इस COP26 में पार्टिसिपेट करने का, वो यही था कि फाइनेंशियल सपोर्ट मिले इंडिया को और ऐसे अदर डेवलपिंग कंट्रीज़ को क्लाइमेट से, जो क्लाइमेट है, जो क्लाइमेट चेंजेस हो रहे हैं, क्लाइमेट के जो नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं, उनसे फाइट करने के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट मिले डेवलप कंट्रीज़ के थ्रू. और अगर हम फाइनेंशियल सपोर्ट की बात करें तो ऐसा कोई भी एजेंडा, ऐसा कोई भी डॉक्यूमेंट, ऐसा कोई भी एग्रीमेंट साइन नहीं हुआ है, डिस्कस नहीं हुआ है, जहां पर इंडिया को अपने क्लाइमेट टारगेट को मीट आउट करने के लिए, इंडिया जैसे अदर कंट्रीज़, डेवलपिंग कंट्रीज़ को अपने क्लाइमेट टारगेट्स को मीट आउट करने के लिए डेवलप नेशन से किसी भी तरह का फाइनेंशियल सपोर्ट मिलने की बात कही गई हो. वी रिकॉर्ड आवर डीप डिसअपॉइंटमेंट विद द deliberations in COP26 so far. Developed countries must accept the historical responsibility and provide the financial resources to the developing countries. ऐसा सिंपल एक स्टेटमेंट में कहा गया है इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू. और इंडिया कंटिन्यूसली इस फोरम में इस पर्टिकुलर प्रपोजल को पुश कर रहा था कि क्लाइमेट फाइनेंसिंग कमिटमेंट, जो डेवलप नेशंस हैं जिन्होंने ऑलरेडी क्लाइमेट को, अर्थ को नुकसान पहुंचा चुके हैं और पहुंचाकर वो डेवलप हो गए हैं, अब उनका टर्न है कि वो जो डेवलपिंग नेशंस हैं, इमर्जिंग कंट्रीज़ हैं, उनको फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करें ताकि वो ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप कर सकें जो सस्टेनेबल हो,
rather than checking their development with the clause of climate target, आप उन अगर क्लाइमेट के टारगेट, क्लाइमेट एमिशन के टारगेट सेट कर दिए जाएंगे डेवलपिंग कंट्रीज के ऊपर, तो डेफिनेटली उनका डेवलपमेंट भी इम्पैक्ट होगा, उनका ग्रोथ इम्पैक्ट होगा। तो डेवलपिंग और इमर्जिंग कंट्रीज का ये कहना है कि जो डेवलप नेशंस जो आज डेवलप हो चुके हैं, उन्होंने ऑलरेडी हिस्टोरिकली क्लाइमेट को इतना नुकसान पहुंचा दिया है कि अब जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनके पास कोई मार्जिन ही नहीं बचा। तो अब ये डेवलप कंट्रीज की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है कि वो जो इमर्जिंग कंट्रीज हैं उनको सपोर्ट प्रोवाइड करें इन ऑर्डर टू अडॉप्ट द इन्वायरमेंट फ्रेंडली, क्लाइमेट फ्रेंडली प्रैक्टिसेस। सिंपली एक ब्लैंकेट बैन लगा देना उन प्रैक्टिसेस पर इज डेफिनेटली गोइंग टू इम्पैक्ट द डेवलपमेंट ऑफ दोज कंट्रीज। और इसीलिए इंडिया इस पर्टिकुलर प्रपोजल को बहुत ज़्यादा पुश कर रहा था कि फाइनेंशियल सपोर्ट मिले डेवलप कंट्रीज से, लेकिन अभी तक इस पर्टिकुलर टॉपिक पर कोई डिस्कशन नहीं हुआ है, किसी भी तरह का एग्रीमेंट साइन नहीं हुआ है। डेवलप कंट्रीज हैड टेकन अ कमिटमेंट इन 2009 to mobilize approximately $100 billion per year by financial year 2020। तो ये एक कमिटमेंट सेट हुआ था 2009 में जब COP हुई थी। तो उस समय डेवलप कंट्रीज ने कहा था कि वो हर साल अप्रॉक्सीमेटली $100 का एक फंड पूल जनरेट करेंगे इन ऑर्डर टू सपोर्ट द डेवलपिंग कंट्रीज। बट एज पर इंडिया एंड एज पर अदर इमर्जिंग नेशंस दिस प्रॉमिस हैज नॉट बीन met yet. Scaling up the mobilization is pertinent to give the huge gap between the requirement and the extent of mobilization, India has said in a statement. So that is why India is not very much happy. Now let us look into the next clip. India eyes services export of $1 trillion by 2030 goals. So India is poised to achieve an ambitious service export target. कितना? $1 ट्रिलियन का फाइनेंशियल ईयर 2030 तक। तो सर्विस के केस में भी नाउ मैन्युफैक्चरिंग में तो हम PLI स्कीम और डिफरेंट स्कीम्स के तहत इन्वेस्टमेंट ला रहे हैं इन ऑर्डर टू इंक्रीज द एक्सपोर्ट। बट नाउ मिस्टर गोयल सेड दैट इंडिया इज ऑल्सो प्लानिंग और टारगेटिंग टू अचीव $1 ट्रिलियन सर्विस एक्सपोर्ट बाई फाइनेंशियल ईयर 2030. So speaking at Service Export Promotion Council SEPC Global Service Conclave, the minister said that opening up the domestic legal service sector will benefit the Indian lawyers as they would get the huge opportunity in Europe, ऑस्ट्रेलिया एंड अमेरिका। तो अभी तक IT के केस में तो हम एक्सपोर्ट में अच्छे थे ही, बट नाउ इसके अलावा जो इंडिया अदर सर्विसेज में भी इंडिया अच्छा है तो उसको भी लीवरेज करने की बात करी जा रही है, स्पेशली लीगल सर्विसेज। तो इंडिया में जो लॉयर्स हैं अगर लीगल सर्विसेज को लीगल सर्विसेज के एक्सपोर्ट को प्रमोट करते हैं तो इंडिया के जो लॉयर्स हैं उनको यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका जैसे कंट्रीज में बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेगी। एंड दैट इज़ वाई इंडिया इज़ एक्चुअली प्लानिंग टू सपोर्ट द sectors like tourism, hospitality, legal in order to increase the India's share into the service export. And service sector is the key driver of Indian economy. We all know it provide employments to approximately 26 million people. अगर आपको पता हो तो 26 million people को employment मिलता है सर्विस सेक्टर के थ्रू, और 40% इंडिया का टोटल जो एक्सपोर्ट है दैट इज उसका 40% जो है वो कौन कॉन्स्टिट्यूट करता है? सर्विस सेक्टर और सर्विस, और हम उसको बोले टर्शरी सेक्टर कंट्रीब्यूट करता है। सो सर्विस ट्रेड सरप्लस वाज अप्रॉक्सीमेटली $89 बिलियन इन फाइनेंशियल ईयर 21। तो हम यह कह सकते हैं कि सर्विसेज के केस में हम मोस्ट ऑफ द टाइम हम सरप्लस में रहते हैं। A major contribution by IT sector, but now ministry is also trying to improve the contribution of legal services, tourism, hospitality, medical tourism, इस तरह की services को भी promote कर रही है। आप देख लेते हैं next clip। RBI लिफ्ट कप्स ऑन डाइनर क्लब। सो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ट्यूसडे को जो डाइनर क्लब इंटरनेशनल है उस पर जो क्रेडिट कार्ड को इशू करने का जो बैन लगाया था फिलहाल के लिए उसको रिमूव कर दिया है। द सेंट्रल बैंक लिफ्टेड द कप आफ्टर द क्रेडिट कार्ड इशूअर कंप्लाई विद द RBI नॉर्म्स ऑन लोकल डेटा स्टोरेज। तो डेटा स्टोरेज को लेकर के जो इशू चल रहा था
उसको लेकर के रिजोल्यूशन हो चुका है, यानी डायनर क्लब तैयार हो गया है कि जो भी फाइनेंशियल डेटा है इसके कस्टमर का, इंडियन कस्टमर्स का, वो इंडिया में ही स्टोर किया जाएगा। और इस कमिटमेंट के बाद से डायनर क्लब इंटरनेशनल को अलाउ कर दिया गया कि नाउ दे कैन इशू द क्रेडिट कार्ड इन इंडिया। अभी तक उन पर बैन लगा था। आरबीआई ने बात कर दिया था डायनर क्लब को फ्रॉम ऑन बोर्डिंग द फ्रेश कस्टमर, कब से, मई 1 से बैन करके रखा था, जो कि जो अप्रैल 23 को आरबीआई ने कहा था नोटिफिकेशन में कि आप जो भी डेटा है बाहर, इंडिया के बाहर नहीं स्टोर करेंगे। डेटा लोकलाइजेशन अभी भी बहुत बड़ा इशू है। तो डायनर क्लब ने उस पर्टिकुलर नोटिफिकेशन को कंप्लाई नहीं किया और जिसके बाद से ही उन पर ये बैन लगा दिया था। फाइनली डायनर क्लब इंटरनेशनल हैज़ accepted and comply with this particular norm. Now RBI has removed or revoked the restriction. अब देख लेते हैं दूसरी क्लिप। आरबीआई टू होल्ड फर्स्ट हैकेथॉन ऑन पेमेंट सिस्टम। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ट्यूसडे को अनाउंस किया दैट इट इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज इट्स फर्स्ट ग्लोबल हैकेथॉन ऑन द थीम ऑफ डिजिटल पेमेंट। क्या होगा उस हैकेथॉन का नाम? हर बिंगर 2021 इनोवेशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन थीम। तो ये थीम याद रख सकते हैं आप, आपके आगे आने वाले किसी भी बैंकिंग एग्जाम में दिस कुड बी द पॉसिबल क्वेश्चन, क्योंकि ये पहली बार आरबीआई हैकेथॉन, ग्लोबल हैकेथॉन ऑर्गेनाइज कर रहा है। तो डेफिनेटली आप इसकी थीम को याद रखेंगे। ये थीम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है आपके आने वाले एग्जाम के लिए। तो हैकेथॉन ऑर्गेनाइज करने जा रही है आरबीआई फर्स्ट टाइम। द आरबीआई सॉट द आइडिया ऑन इनोवेटिव, इजी टू यूज, नॉन मोबाइल digital payment solution for converting the small ticket cash transaction into digital mode. तो digital payment को promote करने के लिए RBI is now going to have this hackathon. अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। LIC pulls life insurance new biz premium down by 5%. So after recording impressive growth in the month of September, न्यू बिजनेस प्रीमियम, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में एनबीपी भी बोलते हैं, एनबीपी ऑफ 24 लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज डी ग्रू 5%, 5% गिर गया है पिछले साल के कंपैरिजन में। सितंबर में एक अच्छा ग्रोथ देखने को मिला था न्यू बिजनेस प्रीमियम के डेटा में, बट यस इस बार हम ये बोलें, अगर हम अक्टूबर के मंथ की सीधी सीधी बात करें तो पिछले साल के कंपैरिजन में, यानी 2020 का जो अक्टूबर मंथ था उसके डेटा के कंपैरिजन में इस फाइनेंशियल में 5% का डिक्रीज देखने को मिला है एनबीपी में। व्हाट इज एनबीपी? याद रखेंगे, न्यू बिजनेस प्रीमियम। सीधी सीधी बात, जो नए कस्टमर आ रहे हैं, नई पॉलिसी ले रहे हैं, वो उसमें जो पहला प्रीमियम देते हैं उसको बोलते हैं न्यू बिजनेस प्रीमियम। तो 24 लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज हैं। अक्टूबर के मंथ में उसमें डाउनफॉल देखा गया, 5% का एनबीपी में डाउनफॉल देखा गया है। और जिसमें सबसे ज़्यादा जो डाउनफॉल देखा गया दैट इज़ इन एलआईसी की जो परफॉर्मेंस रही दैट हैज़ बीन म्यूटेड परफॉर्मेंस। और अगर प्राइवेट इंश्योरेंस की बात करें, प्राइवेट इंश्योरेंस की बात करें तो उनका जो एनबीपी है वो 12% तक इंक्रीज हुआ है। सो दिस इज़ द कंपैरिजन ऑफ प्राइवेट इंश्योरेंस एंड द लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज, पब्लिक लाइफ इंश्योरेंस कंपनी या मुझे गवर्नमेंट बैक्ड लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज। तो दिस इज़ द डेटा यू कैन सी। So that is all for today, students. If you want lecture PDF, you can join my Telegram channel. You can also follow me on other social media platforms. If you have any query and suggestion, please write on comment section below. Like, share and subscribe. Thank you.